गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने कल की क्लास में भारत की भू संरचना पढ़ी थी, आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश होते क्या है, अर्थात भारत में जो जो भू स्थलाकृतियाँ मिलती है उन्हीं को अपन भू आकृतिक प्रदेश कहते हैं। जैसे कि भारत में पर्वत भी मिलता है, ठीक है, मैदान भी मिलता है, पठार भी मिलता है, द्वीप भी मिलते हैं। तो उस अनुसार भारत को कुल 6 भौगोलिक या भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भू आकृतिक प्रदेशों में? 6। कौन कौन से 6 हैं वो आप देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले है उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, फिर है उत्तर का विशाल मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, फिर है भारतीय मरुस्थल, फिर है तटीय मैदान और लास्ट है आपका द्वीप समूह। कौन कौन से, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का ही क्षेत्र है, ठीक है। फिर भारतीय मरुस्थल, कहीं कहीं भारतीय महामरुस्थल भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। फिर हम तटीय मैदान भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम द्वीप समूह भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनको भू आकृतिक जो प्रदेश है, इन प्रदेशों को फिर और अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं अलग अलग, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश में उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश, जिनको हम पुनः देखोगे आप तो अलग अलग भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं देखोगे आप। सबसे पहले उत्तर एवं उत्तर पूर्व प्रदेश पर्वतीय प्रदेश को हम बांटेंगे ट्रांस हिमालय में, फिर बांटेंगे बृहद हिमालय में, फिर लघु या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक, और एक और अलग से लिखा जा सकता है इसमें पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये अलग से लिख रहा हूँ मैं। ये सब एक तरह से कहे हैं हम किसके भाग है, आपके उत्तर एवं उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों के। खास बात यह है कि जो ये भाग है इनको फिर और भी उपनामों से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले आपके जो बना हुआ है वो ट्रांस हिमालय है। फिर हिमालय बृहद हिमालय, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसको अपन क्या भी कहते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए करते हैं, यह पूरे वर्ष पर बर्फ से ढकी रहती है, और जब पर्वत चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती है तो उसको हम कहेंगे हिमाद्री, हिम से आद्र, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। या इसको एक और नाम से जाना जाता है हिमाचल, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। फिर शिवालिक, जो सबसे नवीनतम श्रेणी है हिमालय की, वो कौन सी है, शिवालिक, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है और खत्म कहाँ होता है, ट्रांस हिमालय पे। सबसे प्राचीन कौन, ट्रांस, सबसे नवीन कौन, शिवालिक, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते जाएंगे। ट्रांस हिमालय में हम पढ़ेंगे फिर आगे चल के, तो आप देखोगे इसकी भी अलग अलग भाग है। कौन कौन से भाग है वो, तो अपन देखेंगे ट्रांस हिमालय को फिर आपके 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। ये किसको बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को फिर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम काराकोरम की डिटेल भी पढ़ेंगे, लद्दाख की भी पढ़ेंगे और जास्कर की भी पढ़ेंगे। फिलहाल अपन आ जाते हैं अपन पुरानी वाली स्लाइड पे ही, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय के भाग। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बारे में कहा जाता है, ये जो बना है ये मैंने कल बताया था भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। तो अर्थात प्लेट आपके वेगनर के सिद्धांत के अनुसार, आपके जो आपके वेगनर के सिद्धांत और के अनुसार भी, और प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत दोनों के अनुसार देख सकते हैं अपन,
इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो आपके यूरेशियन प्लेट से टकराई, और जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जल एवं स्थल दोनों के गुण होने के कारण भारी थी, और भारी थी तो उसके नीचे क्षेपित हुई, और वहाँ पर एक सागर हुआ करता था 33 सागर। उस 33 सागर में वलन पड़ने से आपके बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और ये लगातार वर्तमान में भी अभी उठ रहा है, क्योंकि जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है लगातार किसके अंदर जा रही है, यूरेशियन प्लेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से इसके बारे में जानकारी रखना है। फिर हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद आ जाता है लघु या मध्य हिमालय। सेम प्रक्रिया से ही है, ये सबसे पहले बनी है, ये उसके बाद बनी है, ये उसके भी बाद बनी है। तो लघु या मध्य हिमालय हिमाचल का मध्य वाला भाग है हिमालय का, ठीक है, जिसमें अलग अलग खास विशेषताएं पढ़ेंगे। और शिवालिक सबसे बाद में बनी है, तो बाह्य हिमालय भी है ये, और सर्वाधिक अपर्दन इसी का हुआ है। क्यों नया नया होगा, सबसे बाद में बनेगा, तो सबसे बाद में बनने के कारण नया होगा, और नया होने के कारण सर्वाधिक अपर्दन भी इसी का होगा। ठीक है, और फिर अलग से पढ़ेंगे अपन पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, जिसमें हम पटकाई बूम, नागा, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, लुसाई की पहाड़ियाँ, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, ये सब पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व प्रदेश में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद थोड़ा सा उत्तर के विशाल मैदान की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उत्तर के विशाल मैदान की बात करो तो उत्तर का विशाल मैदान भारत के पूरे उत्तर में फैला हुआ है। जैसे एक डायग्राम देखेंगे अपन तो उसमें आपको मैदान भी पता चल जाएगा, पर्वतीय प्रदेश भी। देखो पहले पर्वतीय प्रदेश पढ़ा अपनों ने, उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश या पहाड़ियाँ। ये देखो जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नीचे मणिपुर तक, मिजोरम तक फैली हुई है। और बहुत सारे तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी किसी का भाग मानते हैं, हिमालय का ही भाग मानते हैं। तो अपन कह सकते हैं यही पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीचे तक जाते हुए अंडमान निकोबार तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हुआ उत्तर की पहाड़ियाँ। अब देखो ये उत्तर का विशाल मैदान, ये खास बात है, पहले सिंधु नदी तक फैला था, और ठीक है, तो लेकिन और इधर ब्रह्मपुत्र का डेल्टा था। तो जब भारत का राजनीतिक विभाजन हुआ तो सिंधु का बड़ा मैदान पाकिस्तान में चला गया, और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भाग बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, बाद में जो बांग्लादेश बना। ठीक है, और भारत में बचा क्या, सतलुज, ऊपर सतलुज नदी मुख्य है, बीच में गंगा है, और यहाँ पर कौन सी है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान को आप पढ़ोगे गंगा ब्रह्मपुत्र सतलुज का मैदान, या सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, ये खास विशेषता। तो ये हमारा बृहद मैदान हुआ। तो देखो बृहद मैदान को अपन 3 भागों में बांट रहे हैं, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सतलुज का मैदान। ठीक है, इनकी भी फिर अलग अलग विशेषता। गंगा के मैदान को फिर 3 भागों में, यह आपके भौगोलिक रूप से दूर से तो ऐसा दिखाई देता है ये कि पूरा समतल है, लेकिन इसमें भी हल्की ऊंचाई समानता असमानता है ऊंचाई में। इस कारण इसको उत्तरी, मध्य और निम्न गंगा के मैदान में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा उत्तरी वाला भाग हरिद्वार से लगाकर प्रयागराज तक फैला है। हरिद्वार पता है हिमालय खत्म होता है, मैदान भाग स्टार्ट होता है, वहीं से आपके गंगा का मैदान शुरू होगा, और कहाँ तक फैला रहेगा ये, उत्तर वाला प्रयागराज तक। ठीक है, या इलाहाबाद कह सकते हैं अपन। फिर मध्य वाला जो गंगा का मैदान है वो प्रयागराज से कहाँ तक, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक फैला हुआ है। फरक्का बैराज का नाम सुना होगा, ठीक है, आपके इसी नदी पर बना हुआ गंगा पे ही, तो वहाँ तक फैला हुआ। और फिर उसके बाद निम्न गंगा का मैदान आ जाता है, जो फरक्का से गंगा नदी जहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो जगह गंगा सागर कहलाती है, वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये गंगा के मैदान को भी उत्तरी, मध्य और निम्न भागों में बांट के पढ़ेंगे अपन। और मैंने अभी डायग्राम में बताई था कैसे, तो ये फिर एक बार देख सकते हो, ये पूरा गंगा का मैदान देखो नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर एक सतलुज का मैदान भी है और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। क्लियर है, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना है। फिर आप देखोगे आगे पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या पढ़ेंगे अपन, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, और जब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की बात करेंगे तो इसको भी अपन 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय भारत में आप पठार भी मिलेंगे और पर्वतें भी मिलेंगी और पर्वत चोटियाँ भी मिलेगी। ठीक है, तो खास बात है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं अपन, प्रायद्वीपीय भारत के पठार
और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, फिर इनको फिर अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं अपन। पठार में कौन कौन से भाग आ जाते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ोगे मध्य भारत के पठार आते हैं, दक्षिण भारत के पठार आते हैं और पूर्वी भारत के पठार आते हैं। ठीक है, इनको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य भारत के पठार में ही हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, और आपके मेवाड़ का पठार। ऐसे कैसे हम दक्षिण भारत के पठार में पढ़ेंगे दक्कन का पठार, रायलसीमा का पठार, कर्नाटक का पठार। फिर पूर्वी भारत के पठार में पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार। और एक जो भारत से अलग दिखाई देता है लेकिन है पठारी भागी, शिलोंग का पठार, जिसको मेघालय का पठार भी कहते हैं अपन, और उसी को पढ़ेंगे आगे कार्बी आंगलांग का पठार भी कहते हैं। वो ऐसा लगता है कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है। कैसे देखोगे तो ये यहाँ दिखाई देता आपको ये, ठीक है, और ये अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो है मालदा गैप, पश्चिम बंगाल में मालदा गैप जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसके कारण अलग हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपके किसी का भाग है, पठार का ही भाग है। और पठार में कौन से वाले भाग का, पूर्वी भारत के पठार का भाग है। तो इनको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम प्रायद्वीपीय भारत के भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे। और आपको सबको पता ही है, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे और अरावली में फिर वो सबसे ऊंची चोटी पढ़ेंगे उसकी गुरु शिखर। ठीक है, फिर अपन आपके विंध्यन पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, फिर उसकी भी ऊंची चोटियाँ पढ़ेंगे अपन सिद्ध बाबा। फिर सतपुड़ा पढ़ेंगे, फिर सबसे ऊंची चोटी उसकी भी पढ़ेंगे अपन धूपगढ़। ठीक है, ऐसे राजमहल पढ़ेंगे, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी पढ़ेंगे कौन सी, आपके पारसनाथ। फिर पश्चिमी घाट भी पढ़ेंगे, उसकी सबसे ऊंची चोटी भी पढ़ेंगे अन्नामुड़ी जो दक्षिण भारत में है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उन्हीं पर्वत श्रृंखला में पूर्वी घाट भी पढ़ेंगे अपन पश्चिमी घाट के साथ साथ, और उसकी भी पढ़ेंगे अपन जीतगांडा जो सबसे ऊंची चोटी है। फिर अपन दोनों जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पढ़ेंगे, और उसमें भी पढ़ेंगे उसकी भी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी पर्वत चोटियाँ अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी छोटे छोटे पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं वो सभी इसी में क्लियर हो जाएंगे अपने। तो ये किसके भाग कहलाएंगे, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है, या भारत के भाग कहलाएंगे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, देखो कैसे फैला हुआ है। ये देखो पूरा प्रायद्वीपीय पठारी। ठीक है, यहाँ आपके अरावली मिलेगी, यहाँ आपके क्या मिलेगी, विंध्यन मिलेगी, उसके नीचे सतपुड़ा मिलेगी, इधर पश्चिमी घाट मिलेगा, आपको बताया था अभी। फिर इधर क्या मिलेगा आपको, पूर्वी घाट मिलेगा, इधर यहाँ नीलगिरी की मिलेगी अभी बताया, यहाँ राजमहल की मिलेगी, और इधर मिलेगी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये भी आपके प्रायद्वीपीय भारत की भाग। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे अपन नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी पढ़ेंगे मौसिमराम, चेरापूंजी, सब इधर ही मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो ये सब जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इनकी पर्वत चोटियाँ हैं ये अपन प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। ठीक है, और बहुत सारे सोचते हैं भारत में एक ही प्रकार का मरुस्थल है, केवल थार, लेकिन नहीं, भारत में दो तरह के मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल है जिसमें थार मरुस्थल आता है, शीतोष्ण या इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ हमेशा ठंड रहती है। ठीक है, तो ये शीतोष्ण या शीत मरुस्थल जो है ये आपके कौन सा वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है। और आप मूवी में एग्जाम्पल देख सकते हो, कौन सी, 3 इडियट मूवी में लास्ट का सीन देखोगे तो आपको देखा झील के आसपास केवल मिट्टी के पर्वत दिखाई देते हैं, कोई वनस्पति नहीं दिखाई देती है। अर्थात वो भी क्या है, वनस्पति नहीं है, तो एक मरुस्थल है। और कौन सा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल लद्दाख का। ठीक है, और 3 इडियट मूवी में लास्ट में वो लद्दाख में ही जाते हैं, देख लेना आप अच्छे से। और थार के मरुस्थल की तो आपको सारी जानकारी पता ही है। ठीक है, बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई, गदर मूवी देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आपके अच्छे खासी मूवी एक और अपने सनी देओल की बॉर्डर मूवी देख लेना, पूरे थार के मरुस्थल की विशेषताएं मिल जाएगी आपको यहाँ की। ठीक है, कैसी कंडीशन होती है, कैसे लोग रहते हैं, तो मूवी देख कर भी अपन भूगोल सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये थार मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल है, जबकि लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। और इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे फिर, कैसे बने हुए हैं,
किस टाइम काल में बने हुए हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं अपन तटीय मैदान। ठीक है, और जब तटीय मैदान की बात करेंगे हम तो तटीय मैदान को फिर दो भागों में बांटेंगे। कैसे? एक पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट के सहारे, एक पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट के सहारे। कैसे? तो जैसे अभी डायग्राम में देखो आप, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया अपना, ये उष्ण मरुस्थल हो गया थार का मरुस्थल, ये लद्दाख वाला शीत मरुस्थल हो गया। और देखो ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये देखो पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, तो याद रखना आपको। तो तटीय मैदान को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय, और इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं पढ़ेंगे। ये देखो चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये संकरा दिखाई देता है, तो ये चौड़ा क्यों है, ये संकरा क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं, इनके सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, आगे चलकर, तो इतना यहाँ से याद रखना है। तो ये हुआ तटीय मैदान, और लास्ट में अपन पढ़ने वाले क्या है, द्वीप समूह। क्या पढ़ने वाले हैं? द्वीप समूह। और द्वीप समूह को अपन कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, और आप देखोगे तो कौन से मिलेंगे? लक्षद्वीप समूह, जो हाल ही में चर्चा में थे। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे टूरिस्ट को यहाँ पर खासकर घूमने के लिए, टूरिज्म जैसी गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए। देखो ये सबसे अच्छे द्वीप है अपने। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की भी विशेषताएं पढ़ेंगे, इनकी संख्या भी पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह की भी विशेषताएं पढ़ेंगे, इनकी संख्या भी पढ़ेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, इनकी संख्या लगभग 532 है, और इनकी संख्या 532 के आस 532 है, और इनकी 36 के आसपास है। लेकिन कुछ द्वीप जो है डूब जाते हैं, और कुछ ही दिखाई देते हैं। क्यों डूब जाते हैं? ज्वार भाटा आने के कारण। ठीक है, तो इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर ये कैसे बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए, इनकी क्या विशेषता, इनकी क्या विशेषता है, इन सबको अपन क्या करने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इनको अपन आप देख सकते हो कहाँ पे, वही डायग्राम में देखो, ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हो गए, ये भारत के। ठीक है, ये इधर वाला बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब इस प्रकार देखो अपने पूरे भारत का अपनों भौगोलिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश देख लिए हैं। सबसे पहले उत्तर एवं उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ देखोगे तो ऐसे फैली हुई है। फिर देखोगे आप तो गंगा का उत्तर का विशाल मैदान, जिसको सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र में बांट के पढ़ रहे थे अपन। फिर अपनों ने प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी पढ़ लिया है, जिसको पठार में भी बांटा अपनों ने। ठीक है, ये मध्य भारत के पठार, ये दक्षिण भारत के पठार, और ये पूर्वी भारत के पठार। और इसी में अपनों ने पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं भी पढ़ी। ठीक है, जिसमें कुछ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, ठीक है, राजमहल, गारो खासी, जयंतिया, ठीक है, जो मेघालय के पठार में स्थित है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार भी देख लिया अपनों ने। फिर अपनों ने क्या भी देख लिया, मरुस्थल वाला प्रदेश भी देख लिया, जो उष्ण मरुस्थल भी था और शीत मरुस्थल भी था। फिर अपनों ने क्या भी देख लिया, तटीय मैदान भी देख लिया, जिसमें पूर्वी तटीय मैदान भी थे और पश्चिमी तटीय मैदान भी थे। ठीक है, और सबसे लास्ट में अपनों ने द्वीप समूह देख लिया, जिसमें अंडमान निकोबार के द्वीप समूह थे और लक्षद्वीप। इनकी सबकी विशेषता अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ से भारत के भू आकृतिक प्रदेश याद रखना है। कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश है देखोगे आप, तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके क्या है, भू आकृतिक प्रदेश है। ठीक है, तो आज की क्लास हम भू आकृतिक प्रदेश पे यहीं पर विराम करते हैं, और कल पढ़ेंगे अपन इनको डिटेल में। ठीक है, तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।